ठीक है, हाइपरप्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फॉर्मेशन तो देखो N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। और फेवरेबल कंडीशंस, फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। बेटा फेवरेबल कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। नंबर 1, एक्सेस N2 एंड H2। N2 और H2 को आपको एक्सेस लेना है। प्रेशर हाई रखना है, क्योंकि प्रेशर हम हाई रखेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा टूवर्ड्स लेस वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर को हम हाई रखेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा टूवर्ड्स लेस वॉल्यूम, अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ेगी। और डेल्टा एच के लिए नेगेटिव है। लो टेम्परेचर कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ अमोनिया। अमोनिया को आप कंटिन्यूसली रिमूव करते रहेंगे। अगर अमोनिया को आप कंटिन्यूसली रिमूव करते रहेंगे तो रिएक्शन और फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। और अमोनिया जो है लिक्विफाई होती है। बेटा लिक्विड में मिलती है अमोनिया। ये अमोनिया का मतलब लिक्विफाइंग टेम्परेचर जिसमें अमोनिया लिक्विड में तब्दील हो जाती है, क्योंकि अमोनिया को अगर हम रिमूव करेंगे तो जाहिर उसको लिक्विफाई करके रिमूव करेंगे, ऐसे नहीं रिमूव कर सकते हैं। और Fe is used as a catalyst। Fe को हम कैटलिस्ट यूज करेंगे। और इसके अलावा Al2O3 SiO2 और प्रोमोटर। बेटा प्रोमोटर जो होता है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अच्छा, इसके अलावा Kc की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। लो टेम्परेचर पे। अच्छा, प्रैक्टिकल कंडीशन कौन सी है? बेटा प्रैक्टिकल कंडीशन कौन सी? प्रैक्टिकली ये तो थ्योरेटिकल कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल। प्रैक्टिकल के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 400 से 450 तक होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, क्यों कि लो टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। और जो प्रेशर है 200 से 300 atm होता है।
तो लो टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, लो टेम्परेचर पर बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। एट हाई टेम्परेचर rate of reaction is fast। हाई टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। एट लो टेम्परेचर हाई yield is obtained, but slow rate। बेटा हाई टेम्परेचर yield तो हमें ज्यादा मिलेगी मगर स्लो रेट होगा। So reaction is carried out at high temperature। रिएक्शन होगा हाई टेम्परेचर पे, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट। बेटा रिएक्शन एक्चुअली हाई टेम्परेचर पे होता है, 400 से 450 तक होता है, ये है। और इस पे क्या होगा, यील्ड तो कम हो जाएगी, यील्ड बेटा रिड्यूस हो जाएगी, मगर रेट फास्ट होगा। ठीक है, देखो बेटा हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, yield is reduced, but rate of reaction is fast। So fast rate is more important than high yield। अगर आपको हाई यील्ड का पूछा जाए तो लो टेम्परेचर उसके लिए सही है। बेटा हाई यील्ड के लिए लो टेम्परेचर रखेगा, मगर वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, रिएक्शन स्लो स्पीड से बनेगा, और केसी की वैल्यू भी लार्ज होगी, केसी की वैल्यू भी हाई होती है हाई टेम्परेचर पे। तो बेटा ये फेवरेबल कंडीशन है। अब आते हैं कांटेड प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4। H2S की प्रोडक्शन के लिए प्लाटिनियम finally divided or V25 are used as a catalyst। तो बेटा या तो प्लैटिनम यूज करेंगे फाइनली डिवाइडेड, या V25 को हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप,
for the formation of H2SO4 is conversion of SO2 to SO3। हाँ बेटा, जो अहम स्टेप है इसके अंदर वो है SO2 को SO3 में तब्दील करना, और जितना SO2 SO3 में तब्दील होगा उतना सल्फ्यूरिक एसिड आगे ज्यादा बनेगा। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन डिपेंड करती है सल्फर ट्राइऑक्साइड पे। तो SO2 प्लस O2 V2O5 या प्लाटिनम, इसको कैटलिस्ट के तौर पर यूज करेंगे, 2SO3 गैस। देखो वॉल्यूम क्या है इसके, 2 हैं, इसके कितने हैं, 3 हैं। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है। अच्छा, अब आते हैं फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होंगी। ठीक है बेटा, फेवरेबल कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3। SO3 मैक्सिमम हासिल करने के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी है। नंबर 1, देखो बेटा, एक्सेस ऑफ O2 एंड SO2। जाहिर बात है, जितना आप रिएक्टेंट ज्यादा लेंगे बेटा, जितना ज्यादा रिएक्टेंट लेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। जितना रिएक्टेंट ज्यादा लेंगे उतना ही प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा आपको। एक तो कंडीशन ये कि अगर SO3 ज्यादा बनाना चाहते हैं तो रिएक्टेंट को बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर सही रहेगा बेटा। लो टेम्परेचर रिएक्शन को फॉरवर्ड लेकर जाएगा। एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर रिएक्शन को फॉरवर्ड लेकर जाएगा, और SO3 की यील्ड बढ़ जाएगी लो टेम्परेचर पे। अच्छा, तीसरी बात, हाई प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम प्रोडक्ट साइड के कम है, हाई प्रेशर जो होगा वो यील्ड को बढ़ाएगा। प्रेशर को हाई करेंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां पे वॉल्यूम कम होगी, तो भी फॉरवर्ड जाएगा। तो सेम कंडीशंस हैं जो हमने पढ़ी थी हेबर प्रोसेस के अंदर। V2O5 एंड प्लाटिनम। आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का काम जो होता है वो इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करता है। ये कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करता है। क्योंकि बार बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होती रहेगी, इसलिए उसको स्टेब्लिश करने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, वो इसको जल्दी स्टेब्लिश कर देगा इक्विलिब्रियम को। इसलिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ जाती है इसके अंदर, क्योंकि इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करता है जल्दी। वैसे इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता कैटलिस्ट, याद कर लो। तो बेटा ये कंडीशंस हैं, ये अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल। और एक्चुअल कंडीशंस क्या है, प्रैक्टिकल कंडीशंस क्या है इसकी। अच्छा, अब
प्रैक्टिकल ये कि SO2 और SO3 रिएक्टेंट को हमने बढ़ाना है। जितना आप ऑक्सीजन एक्सेस लेंगे बेटा, जितना ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ाएंगे उतना SO2 को ऑक्सीडाइज करेगी और SO3 बनेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली वही होगा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन O2 आपको एक्सेस लेना पड़ेगा। अच्छा, यील्ड हासिल करना चाहते हैं तो आपको रिएक्टेंट बढ़ाना पड़ेगा। लो टेम्परेचर रखेंगे हम, क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर फेवर करेगा फॉरवर्ड एक्शन के लिए। और V25 को या प्लेटिनम को एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, जो इक्विलिब्रियम को जल्दी स्टेब्लिश करेगा। और Kc की वैल्यू हाई होगी लो टेम्परेचर पे, बट रेट इज स्लो, मगर रेट स्लो होगा। अब आते हैं प्रैक्टिकल कंडीशंस क्या होंगी। आपको एक्सेस ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखते हैं प्रैक्टिकली। अच्छा, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में इतना कोई बड़ा फर्क नहीं है। ये 2 वॉल्यूम है, इधर 3 वॉल्यूम है। बेटा देखो, वॉल्यूम में इतना डिफरेंस नहीं है। अमोनिया की फॉर्मेशन में वॉल्यूम में डिफरेंस ज्यादा था। इधर देखो, 2 वॉल्यूम, इधर 4 वॉल्यूम, इसलिए प्रेशर फायदा दे रहा था। हाई प्रेशर पर हाई यील्ड मिल रही थी, मगर यहाँ पे वॉल्यूम में इतना कोई खास फर्क नहीं है। तो हाई प्रेशर का खर्चा तो करेंगे हम, मगर उससे यील्ड में इतना खातिर खवा इजाफा नहीं होगा। इजाफा होगा, मगर जो जितना हम खर्चा करेंगे उस हिसाब से इतना इजाफा नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिकली प्रेशर कितना रखा जाता है, 1 एटमॉस्फेयर। और टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 400 से 500 तक। तो हाई टेम्परेचर पे यील्ड कम हो जाएगी बेटा, हाई टेम्परेचर पे यील्ड कम हो जाएगी, मगर रेट फास्ट हो जाएगा। रेट क्या होगा, फास्ट होगा। तो फास्ट रेट इज मोर इंपॉर्टेंट। फास्ट रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी हाई यील्ड से प्रैक्टिकली। तो ये कंडीशन है प्रैक्टिकल, जो बता रही कि टेम्परेचर 400 से 500 तक रखा जाता है प्रैक्टिकली। मगर आपसे पूछा जाएगा हाई यील्ड का, बेटा आपसे पूछा जाएगा ये वाली कंडीशन, हाई यील्ड, तो ये कंडीशन है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लीच एटलस प्रिंसिपल पूछा जाएगा, जिसको हम पढ़ रहे हैं। मगर प्रैक्टिकल सूरत ये है। अब आते हैं, ये जो SO3 बना है, इससे आगे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। बेटा SO3 से आगे सल्फ्यूरिक एसिड में बनना है। तो जो SO3 है, ये डायरेक्ट वाटर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि इसका रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक वाटर के अंदर। नोट कर दो, ये पूछा जाता है। SO3 डायरेक्टली वाटर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा बेटा। SO3 वाटर के अंदर डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता, इसका रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, SO3 को डिजोल्व करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। SO3 को, ये SO3 को डिजोल्व किस में करते हैं, SO3 डिजोल्व इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ओलियम। क्या बन जाता है, ओलियम बनता है। तो SO3 डिजोल्व हो गया सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। बेटा SO3 डिजोल्व हो गया सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ये बन गया ओलियम। क्या बना है, H2H2O7, ओलियम बना है। अब ओलियम को डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, ओलियम डिजोल्व होता है वाटर के अंदर, तो हमें मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये देखो, ओलियम वाटर के अंदर डिजोल्व होकर क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब आते हैं, अब इसके बाद जो टॉपिक है वो एक्चुअली PMC के सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, आयनिक प्रोडक्ट, इसके अंदर जो टॉपिक है वो आयनिक प्रोडक्ट है। तो मैं चाहता हूं थोड़ा कुछ इसका आयनिक प्रोडक्ट का भी थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। इतना ज्यादा तो नहीं पढ़ते, मगर कुछ पढ़ लेते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर,
और वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेटा सबको पता है वाटर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वाटर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसकी कंडक्टेंस बहुत कम होती है, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और जब इसको हम आयोनाइज करते हैं इस तरह हो जाता है। वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, देखो वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं और वाटर जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एक वाटर प्रोटॉन डोनेट करेगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, एक एसिड हो जाएगा और अच्छा दूसरा हो जाएगा बेस। बेटा एक प्रोटॉन डोनर होगा, अच्छा दूसरा एक्सेप्टर होगा, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो एसिड और ये एक्सेप्ट करेगा तो ये बेस हो जाएगा और बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन और OH आयन। देखो बेटा कैसे हुआ, इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया इसको और इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दिया तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अच्छा दूसरा OH आयन। अच्छा जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो ये डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा तो इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड, इसको कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। बेटा ये कॉन्जुगेट एसिड होगा, ये डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा, वापस वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो एसिड बेस और आगे क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन और OH आयन, ठीक है। इस हाइड्रोनियम आयन को हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करेगा इसको और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। और वाटर आपको पता है टूटता है H और OH आयंस में, जो वाटर बेटा टूटता है वो H और OH आयंस के अंदर टूट जाता है, H आयंस के अंदर और दूसरा किसके अंदर, OH आयंस के अंदर। अच्छा अब आते हैं, लिखते हैं Kc वाटर का, और Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। हाइड्रोनियम आयन into OH आयंस अपॉन H2O स्क्वायर। और वाटर की जो Kc है वो 1.8 इंटू 10⁻⁻14 होती है, ये नोट कर दो, पूछी जा सकती है। Kc ऑफ द वाटर, तो Kc वाटर की ये है 1.8 इंटू 10⁻⁻14। बेटा ये वाटर की क्या है, Kc है, ठीक है। तो ये नोट कर दो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है। अच्छा अब दूसरी बात, मोलरिटी ऑफ द वाटर, क्वेश्चन ये भी टेस्ट में आ चुका है, मोलरिटी ऑफ द वाटर। मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर is 55.5 m या मोल पर डीएम को, 55.5 मोल पर डीएम को किस तरह होती है मैं आपको बता देता हूं। बेटा ये वैल्यू याद कर लो, वाटर की मोलरिटी की वैल्यू, क्योंकि ये भी टेस्ट में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं कहता हूं जो अहम चीजें हैं वो बता देता हूं, बाकी पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। तो ये वाटर की मोलरिटी का पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ है कि वाटर की मोलरिटी क्या है, मे भी पूछा जाए, और शायद प्रैक्टिस पेपर के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर पूछा गया कि वाटर की मोलरिटी कितनी है। हम कैसे निकालेंगे वाटर की मोलरिटी, बेटा देखो डेंसिटी ऑफ वाटर at 25 डिग्री सेंटीग्रेड is 1 किलोग्राम पर डीएम क्यूब, ये होती है बेटा वाटर की डेंसिटी 1 किलोग्राम पर डीएम क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है वाटर की। अच्छा 1 किलोग्राम पर डीएम क्यूब का मतलब है 1000 ग्राम इन 1 डीएम क्यूब, इसका मतलब है 1000 ग्राम।
इन 1 डीएम क्यूब, यही होगा भाई। 1 किलोग्राम का मतलब क्या है, 1000 ग्राम हो गया ना बेटा। 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम किसके अंदर, 1 डीएम क्यूब के अंदर। 1000 ग्राम किसके अंदर है, 1 डीएम क्यूब के अंदर है। अच्छा, अब 1000 ग्राम के मोल बना दो। बेटा 1000 ग्राम के मोल बना दो। ठीक है, ग्राम ग्राम में कट जाएगा। ठीक है, जवाब आएगा 55। मोल। अच्छा, थोड़ा जगह की कमी है, अब देखो इधर थोड़ा, इधर बना लिख लेता हूँ, थोड़ी जगह बनाकर इधर लिख लेता हूँ। हाँ, अब देखो मोल कितने बन गए, 55.5। तो मोलरिटी होती है, मोल डिवाइड बाय डीएम क्यूब। बेटा मोल को डिवाइड कैसे करना है, डीएम क्यूब से। मोल को डिवाइड करना वॉल्यूम से। ठीक है। अच्छा, मोल कितने हैं, 55.5 है। और डीएम क्यूब कितना है, 1 है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1 डीएम क्यूब के अंदर 1 किलोग्राम के हमने मोल बनाए। वाटर के 1 किलोग्राम के हमने मोल बनाए। बेटा वाटर के 1 किलोग्राम के मोल बने 55.5। इसका मतलब है 55.5 मोल है 1 डीएम क्यूब के अंदर। 55.5 मोल्स हैं वाटर के 1 डीएम क्यूब के अंदर। ठीक है, तो मोलिटी क्या बनेगी, 55.5 मोल पर डीएम। तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया था मोलिटी वाटर की। हाँ, अब देखो वाटर की मोलिटी की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है केसी को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वाटर की स्क्वायर से। तो हाइड्रोजन आयन दूसरा क्या होगा, ओ एच आयन। इसकी वैल्यू क्या है, 1 × 10⁻⁻14 और 1.8। हाँ, अब देखो अब केसी की वैल्यू कितनी है, बेटा केसी को यहाँ पे लिखेंगे 1.8। बेटा केसी को यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1.8 × 10⁻⁻14। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, बेटा इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, उसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हमने वाटर का 1 मोल लेना है। सॉरी, ये मैंने केसी की जो वैल्यू लिखी है, यहाँ पे वाटर के 2 मोल्स हैं। बेटा यहाँ पे वाटर का हमने 1 मोल लिखना था, क्योंकि स्क्वायर का नहीं करना, 1 मोल का करना है हमें। तो वाटर का 1 मोल ये आयोनाइज हो जाता है एच आयंस में और ओ एच आयंस में। ठीक है, वाटर के 2 मोल नहीं लेने, 1 लेना है। ऊपर वाले तो 2 लिए, अब 1 मोल का लेते हैं हम। तो वाटर आयोनाइज हो गया एच आयंस और ओ एच आयंस में। तो जो केसी है, अच्छा इसमें एच आयंस ऊपर जाएंगे, ओ एच आयंस, एच आयंस और ओ एच आयंस ऊपर जाएंगे, वाटर नीचे आ जाएगा। और इसकी जो केसी है 1.8 × 10⁻⁻14 है। ठीक है। अच्छा, अब वाटर को मल्टीप्लाई करते हैं केसी के साथ। तो केसी मल्टीप्लाइड बाय वाटर इज इक्वल टू एच आयंस इनटू ओ एच आयंस। ठीक है बेटा, अब केसी की जगह पे केसी की वैल्यू पुट कर दें 1.8 × 10⁻⁻14।
और मल्टीप्लाई कर दें इसको वाटर की मोलरिटी से 55.5 इज इक्वल टू एच चाइन्स इंटू ओ चाइन्स। देखो बेटा वाटर का एक मॉलिक्यूल लिया, एक मॉलिक्यूल टूटा एच चाइन्स और ओ चाइन्स के अंदर, वहां पे हमने दो मॉलिक्यूल लिए थे और जो केसी निकालनी है वाटर के एक मॉलिक्यूल के हिसाब से निकालनी है, दो मॉलिक्यूल के हिसाब से नहीं निकालनी थी इसलिए। अच्छा तो वाटर का एक मॉलिक्यूल जो टूटा एच चाइन्स और ओ चाइन्स के अंदर, तो केसी किसके बराबर है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एच चाइन्स और ओ चाइन्स ऊपर जाएंगे, वाटर नीचे आ जाएगा और इसकी केसी वैल्यू कितनी है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से केसी की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, केसी को मल्टीप्लाई किससे करना, ये वाटर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, वाटर की कंसंट्रेशन जाकर केसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो केसी और वाटर की कंसंट्रेशन बराबर किसके, एच चाइन्स और ओ चाइन्स के। तो केसी की ये वैल्यू और वाटर की ये कंसंट्रेशन 55.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब होगा 1.01 इंटू 10 पावर -14, और ये किसके बराबर है, एच चाइन्स इंटू ओ चाइन्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं के डब्ल्यू। क्या बोलेंगे इसको, के डब्ल्यू। तो वाटर का जो के डब्ल्यू है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर, ये नोट कर दो बस। तो बेटा के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू जो बराबर है, ज्यादातर हम 1.0 इंटू 10 पावर -14 लिखते हैं बेटा, 1.01 है, 1.01 में अगर हम ज्यादातर लिखते हैं 1.0 इंटू 10 पावर -14, किसके बराबर है ये, एच चाइन्स एंड ओ चाइन्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा वैल्यू, अच्छा के डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के बेटा, के डब्ल्यू टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है ये पूछा जा सकता है। देखो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड की। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो ज्यादा होगा, 50 पे और ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये नोट कर दो। ठीक है। अच्छा वाटर के अंदर एच चाइन्स कितने हैं, इन वाटर कंसंट्रेशन ऑफ एच चाइन्स इक्वल टू है ओ चाइन्स की। बेटा वाटर के अंदर जो एच चाइन्स और ओ चाइन की कंसंट्रेशन बराबर होती है, एच चाइन्स और ओ चाइन की कंसंट्रेशन क्या होती है, बराबर होती है किसके, 1 इंटू 10 पावर -7 के, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये कंसंट्रेशन है 1 इंटू 10 पावर -7, ये भी क्या है 1 इंटू 10 पावर -7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 10 पावर -14 हो जाएगा। देखो वाटर के अंदर एच चाइन्स कितने हैं, वन इंटू 10 पावर -7, और ओ चाइन्स कितने हैं 1 इंटू 10 पावर -7। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 10 पावर -14 हो जाता है। अच्छा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एच चाइन्स भी बढ़ेंगे, ओ चाइन्स की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, हाई टेम्परेचर पर ज्यादा होगी, मगर आपसे पूछा जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से, ज्यादा नहीं पूछा है क्योंकि टॉपिक वैसे भी नहीं है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है बेटा, सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो एच चाइन्स ज्यादा होंगे या हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे। देखो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन इंटू ओ एच आयन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बेटा, हाइड्रोजन आयन लिखूं या हाइड्रोजन आयन एक ही बात है, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन आयन लिख दूं या हाइड्रोजन आयन लिखूं बात एक ही है।
तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 है इन दोनों का प्रोडक्ट। देखो हाइड्रोजन आयन और OH आयन का प्रोडक्ट क्या 10 पावर माइनस 14 है। जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे। बेटा एसिड वाले सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो ज्यादा होती है और OH आयन कम हो जाते हैं, मगर दोनों का प्रोडक्ट 10 पावर माइनस 14 होगा। देखो 1 इंटू 10 पावर माइनस 1 ये हाइड्रोजन आयन है, तो OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1 इंटू 10 पावर माइनस 13। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा माइनस 14। ये बेटा एसिडिक सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा है OH आयन कम है। देखो ये भी एसिडिक सॉल्यूशन है, ये बेटा वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है। ये भी सॉल्यूशन एसिडिक है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन बेटा ज्यादा है ये, और OH आयन की कंसंट्रेशन कम है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 हो जाएगा। तो ये दोनों सॉल्यूशन एसिडिक है, ये भी मगर ये ज्यादा एसिडिक है, ये सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। अच्छा अब आते हैं न्यूट्रल। वन इंटू 10 पावर माइनस 7, 1 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 हो जाएगा, मगर न्यूट्रल होगा। जितने H आयन्स हैं उतने OH आयन्स हैं। अब बातें हैं बेसिक। हाइड्रोजन आयन लेस होंगे और OH आयन ज्यादा होंगे। माइनस 14 हो जाएगा, फिर भी जवाब माइनस 14 हो गया। ये बेसिक सॉल्यूशन है, ये ज्यादा बेसिक है, जिनके अंदर OH आयन की कंसंट्रेशन देखो ज्यादा है। बेटा OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा ये। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 होगा। तो इसका मतलब है जो हाइड्रोजन आयन और OH आयन का जो प्रोडक्ट होगा 10 पावर माइनस 14 होगा। इन एसिडिक सॉल्यूशन जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा हाइड्रोजन आयन आर मोर या ग्रेटर देन OH आयंस। हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे OH से। इन न्यूट्रल सॉल्यूशन जो हाइड्रोजन आयन है और OH आयन से वो क्या है दोनों बराबर होंगे। बेटा हाइड्रोजन आयन और OH आयन दोनों बराबर होंगे। इन बेसिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन आर लेस देन OH आयंस। ठीक है। अच्छा अब इनकी होती है पीएच। बेटा पीएच होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। माइनस लॉगरिथम है किसका हाइड्रोजन आयन का। हाइड्रोजन आयन का जो माइनस लॉगरिथम निकालते हैं इसको हम कहते हैं पीएच। ठीक है। अगर आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी गई है तो उसकी आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको दिया गया है फाइंड आउट पीएच of 0.01 m HCl solution, तो HCl is a strong acid। completely ionized।
इन एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर ये कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है। तो 0.001, तो एच चांस कितने बनेंगे बेटा? 0.001, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, एच चांस कितने मिल गए? 0.001। तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है बेटा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 0.001, का मतलब है 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ डेसिमल की शिफ्टिंग करेंगे हम। अब निकालें इसकी पीएच, तो पीएच बराबर है -log ऑफ एच आयंस, -log ऑफ 1 × 10⁻³। ठीक है, ये माइनस का, और लागर्थम, अगर कोफिशिएंट आगे 1 है तो लागर्थम पावर के बराबर होता है। बेटा कोफिशिएंट आगे 1 है तो लागर्थम किसके बराबर होता है? पावर के। तो पावर है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो पीएच इसकी हो गई 3। एक और फार्मूला है कि पीएच प्लस पीओएच, ये दोनों 14 के बराबर होते हैं। बेटा पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर है? अगर आपको पीओएच पूछा जाए तो पीओएच भी निकाल सकते हैं इसकी। देखो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो पीओएच क्या हो जाएगा? 14 माइनस पीएच, तो 14 माइनस 3 तो 11, तो पीओएच इसकी 11 हो जाएगी। अच्छा, पीओएच का फार्मूला है -log ऑफ OH आयन। बेटा -logarithm ऑफ OH आयंस। ठीक है, फाइंड आउट पीओएच। ठीक है, पीओएच किसकी निकालनी है हमने? 1 × 10⁻⁻² NaOH की। तो इसके अंदर OH आयंस हैं बेटा, इसके अंदर क्या है? OH आयंस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर OH आयंस हैं। इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो आपको OH आयंस मिलेंगे, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आयोनाइज क्या हो जाएगी? कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगी। 10 पावर माइनस उसकी मोलर कंसंट्रेशन है बेटा, 10 पावर -2 उसकी मोलर कंसंट्रेशन है, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगी, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगी। और OH चांस कितने देगी? 1 × 10⁻²। अब पीओएच निकालें तो बेटा पीओएच बराबर है -log ऑफ OH आयन, -log ऑफ 10⁻²। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं, इसका लॉगरिथम निकलेगा -2। बेटा लॉगरिथम पावर के बराबर होता है, अगर कोफिशिएंट 1 है तो, अगर कोफिशिएंट 1 है तो लॉगरिथम पावर के बराबर होता है। पावर है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो पीओएच इसकी हो जाएगी 2, और पीएच हो जाएगी इसकी 12। तो देखो स्ट्रांग बेसिस की, बेटा जो स्ट्रांग बेसिस हैं उनकी पीओएच कम है, पीएच ज्यादा है। देखो स्ट्रांग एसिड, बेटा स्ट्रांग जो एसिड है, ठीक है, स्ट्रांग एसिड कौन से? HCl, H2SO4, HNO3 और HClO4, HI, HBr। ठीक है, स्ट्रांग एसिड है। लो पीएच, पीएच इनकी लो होगी। जो स्ट्रांग है उनकी पीएच क्या होती है बेटा? लो होती है। अच्छा, दूसरा होता है कि एसिड जो होता है वो आयोनाइज हो जाता है। देखो जैसे HCl है, उसको वाटर के अंदर हम डिजोल्व कर देते हैं, तो ये एसिड है,
प्रोटॉन डोनर, और ये बेस है वाटर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन के एक्सेप्टर, ठीक है। तो बन जाएगा हाइड्रोनियम आइन। क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोनियम आइन बनेगा। ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, किसको देगा? वाटर को देगा, और वाटर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोनियम आइन बन जाएगा। जो कॉन्जुगेट एसिड है, और दूसरा बनेगा क्लोराइड आइन, जो कॉन्जुगेट बेस है। बेटा ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन गया। अच्छा, अब आते हैं इसका केसी लिखते हैं। हाइड्रोनियम आइन इंटू क्लोराइड आइन, बेटा हाइड्रोनियम आइन ऊपर जाएगा, क्लोराइड ऊपर जाएगा, अपन आएगा HCl इंटू वाटर। ये इसकी केसी है। अब केसी को वाटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के हो जाएगा, केसी इंटू वाटर। वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं के ए। किसके बराबर हो जाएगा बेटा? हाइड्रोनियम आइन, क्लोराइड आइन अपन HCl। तो इन दोनों को हम कहेंगे के ए। केसी और वाटर को मल्टीप्लाई करेंगे, के ए बोलेंगे इसको। क्या बोलते हैं? के ए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो के की वैल्यू लार्जर होगी। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो उसकी के की वैल्यू लार्जर होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, इसलिए उनके की वैल्यू क्या होती है? लार्जर होती है, ठीक है। तो एक और बात मैं बता दें, लो पीएच हाई वैल्यू ऑफ के ए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनकी के की वैल्यू लार्जर होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, प्रोडक्ट ज्यादा बनाते हैं, इसलिए के की वैल्यू क्या होगी? लार्जर होगी। जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है बेटा, के ए इज लार्जर फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के की वैल्यू लार्जर होगी। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है जो ऊपर लिखे हैं मैंने, इनकी के की वैल्यू क्या होगी? लार्जर होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा निकालते हैं पीकेए। बेटा ये के ए है, यह के ए की वैल्यू, ठीक है। के ए सिमिलर फॉर वीक एसिड। वीक एसिड के लिए के की वैल्यू क्या होगी? सिमिलर होगी। बेटा वीक एसिड के लिए के की वैल्यू क्या होगी? सिमिलर होगी। अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, के ए की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर के की वैल्यू जो है, ठीक है, और समझें, के की वैल्यू 1 से लेकर 10⁻³ तक है, मॉडरेट स्ट्रॉन्ग एसिड।
ठीक है, मॉडरेट है, इतना इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। अगर के की वैल्यू लेस देन 10⁻³ है, के की वैल्यू क्या लेस देन 10, तो वीक एसिड होगा। क्या होगा? वीक एसिड। अच्छा, दूसरी मैं बात बता देता हूं कि के की वैल्यू से हम पीके के निकालते हैं। बेटा पीके ए है माइनस log ऑफ के ए। ठीक है। अच्छा, अब एक के स्ट्रॉन्ग एसिड की लेते हैं। ठीक है, देखो पीके किसके बराबर है? माइनस log ऑफ के ए फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं जिसकी के की वैल्यू क्या है? 10⁻8 है, सपोज करते हैं 10⁻8 है इसकी, या 10⁻3 है, 10⁻4 है, मतलब के की वैल्यू क्या होगी? लार्जर होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड के लार्जर। बेटा के की वैल्यू क्या लार्जर है? ठीक है, के लार्जर है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब पीके क्या निकलेगा इसका? तो पीके निकलेगा माइनस log ऑफ के ए। बेटा माइनस log ऑफ के ए माइनस log ऑफ 10⁻8, तो क्या निकलेगा इसका बताएं? इसका लॉगरिथम 8 निकलेगा, तो जवाब होगा -8। क्या जवाब होगा? -8। तो इसका मतलब है पी के इक्वल तो इस्तेमाल होगी। अगर पी के इक्वल -8 है तो समझो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो पी के इक्वल क्या? -8। जितनी वैल्यू माइनस की बढ़ती जाएगी तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। देखो पी के इक्वल -8 आई है, तो क्या होगा? हाई वैल्यू ऑफ के, सिमिलर वैल्यू ऑफ पी के ए, तो पी के इक्वल इस्तेमाल होगी। बेटा के की लार्जर होगी तो पी के की क्या होगी? इस्तेमाल होगी। फॉर वीक एसिड्स उनमें एसिडिक एसिड आ जाता है। अच्छा, उनमें फार्मिक एसिड भी आ जाता है, उनमें कार्बोनिक एसिड भी आ जाता है, उनमें H2S भी आ जाता है, इसमें HF भी आ जाता है। वीक एसिड है ये भी। मगर कंपैरिजन के हिसाब से जो होगा, ठीक है, कंपैरिजन अगर करते हैं तो HF इनके मुकाबले में स्ट्रांग है। उसके बाद फार्मिक एसिड आएगा। इनकी कंपैरिजन आपस में, वीक एसिड की भी आपस में कंपैरिजन होती है। बेटा वीक एसिड की भी आपस में कंपैरिजन है, ऐसा नहीं कि वीक एसिड है तो कंपैरिजन इनकी भी है, वीक एसिड की भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन चीजें अहम है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंटर के अंदर भी ये चीजें आ जाती हैं। तो वीक एसिड है तो क्या होगा? हाई पीएच। पीएच हाई का मतलब है लेस देन 7 होगी। पीएच की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 7 होगी। ठीक है, 7 से तो कम होगी। मगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच है इस तरह नहीं होगा। ठीक है, इनकी पीएच होगी वो 7 के क्लोज होगी, 7 के करीब होगी पीएच इनकी। नियर टू 7 होगी। अच्छा, के की वैल्यू लेस वैल्यू ऑफ के ए। क्यों? जो वीक एसिड होगा ना बेटा,
जो एसिड वीक होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, जो वीक एसिड होते हैं उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस होता है। ठीक है, लेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो लेस वैल्यू ऑफ के, बेटा लेस वैल्यू ऑफ के बिकॉज लेस डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जो लेट डिग्री होती है आयनाइजेशन की, आयनाइज कम होते हैं ये। अच्छा, लेस वैल्यू ऑफ पीके, हाई वैल्यू ऑफ पीकेए। देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड, बेटा जिसकी के की वैल्यू क्या है 10⁻⁻5 है, ये वीक एसिड है जिसकी के की वैल्यू 10⁻⁵ है, लो वैल्यू है। मगर इसका पीके निकालें, ये के की वैल्यू है इसकी, बेटा ये के की वैल्यू है। अब इसकी पीके की वैल्यू क्या निकलेगी, पीके निकलेगा माइनस लॉग ऑफ के, माइनस लॉग ऑफ के, तो पीके इसका क्या निकलेगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁵। तो क्या निकलेगा बेटा, इसका लागत -5 निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो पीके की वैल्यू क्या होगी, लार्जर होगी, पीके की वैल्यू तो बड़ी हो गई ना। और स्ट्रॉन्ग एसिड की पीके क्या आया था, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीके -8 आई है, स्ट्रॉन्ग एसिड की देखो पीके की वैल्यू -8 है, और वीक एसिड की पीके की वैल्यू क्या ज्यादा है, तो पीके की वैल्यू से भी एसिड की स्ट्रेंथ का पता चल जाता है, तो हाई वैल्यू ऑफ पीके। और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए भी यही होगा बेटा, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, NaOH, KOH, RbOH, CHOH, हाई पीएच वैल्यूज, पीएच की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, 13 14 13 14 की क्लोज होगी पीएच, बेटा हाई पीएच वैल्यू। अच्छा उसके बाद क्या होगा, मोर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मोर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मोर OH आयंस, OH आयंस ज्यादा होंगे। ठीक है, POH लेस होगी, लेस POH, मोर पीएच। बेटा देखो POH लेस होगी, POH क्या होगी, लेस होगी, पीएच ज्यादा होगी। देखो आपको पढ़ा चुका हूं मैं पहले भी, एक मिनट, एक और पहले भी टॉपिक पे पढ़ा था हमने, इसको देखो POH2 आई है, POH2 आई है और pH 12 है, तो इसका मतलब POH की वैल्यू लेस है और pH की वैल्यू ज्यादा है। अच्छा मोर pH, मोर वैल्यू ऑफ KB बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस होता है, KB है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस, KB क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसे एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट K है तो उसको हम कहेंगे KB, KB की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और KB की वैल्यू ज्यादा होगी इसकी। ठीक है, लेस वैल्यू और सॉरी मोर वैल्यू ऑफ लेस वैल्यू ऑफ PKB, PKB की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, बेटा PKB की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अच्छा तो अब आते हैं दोबारा वाटर की तरफ आ जाते हैं,
तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि ये वैसे भी जनरली काम की चीजें हैं। ठीक है, जो एसिड की बेटा तरतीब दी गई है वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, एसिड की स्ट्रेंथ के हवाले से आपको मैं बता देता हूं, इसको देखो। एसिड की स्ट्रेंथ इस तरह है। बेटा एसिड की स्ट्रेंथ देखो, HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है सबसे ज्यादा, देन HI है, देन HBr होता है। देखो इसके अंदर तरतीब भी है, इनकी के की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ तो HCl से शुरुआत की है उन्होंने, बेटा उन्होंने शुरुआत की है HCl से, मगर HCl से HCl यहाँ पे आ जाता है, मैं बता देता हूँ। HCl के बाद कौन आ रहा है? HNO3 आ रहा है। HNO3 के बाद कौन आ रहा है? H2SO4 आ रहा है एसिड की स्ट्रेंथ में। अच्छा, उसके बाद कौन आ रहा है? HSO4 नेगेटिव आ रहा है, बाय सल्फेट। उसके बाद HF है, HF के बाद एसिडिक एसिड आ जाता है। एसिडिक एसिड के बाद आता है कार्बोनिक एसिड। तो बेटा जो बुक में गिवन है ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, उसके बाद H2S आ जाता है, H2S के बाद वाटर आता है। ये एसिड की स्ट्रेंथ है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। ऐसे बेस की स्ट्रेंथ होगी, वो भी आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं उसकी तरफ। देखो बेटा KW जो किसके बराबर होता है? 1 × 10⁻⁻14। अच्छा, ये किसके बराबर होगा? एच आयन कंसंट्रेशन इंटू ओ एच आयन की कंसंट्रेशन। तो बेटा ये याद कर लेना, KW वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट है KW, ये 1 × 10⁻⁻14 के बराबर है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो KW की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻14 है। तो PKW की वैल्यू क्या होगी अगर कोई पूछे आपसे? बेटा PKW ये होता है माइनस लॉग ऑफ KW। PKW किसके बराबर होगा? माइनस लॉग ऑफ KW। अच्छा, तो PKW की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁻14। हाँ, लॉगरिथम इसका क्या निकलेगा? बेटा पावर के बराबर होगा, -14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो PKW की वैल्यू हो जाएगी 10⁻14। ठीक है। अच्छा, PKW किसके बराबर होगा? अब देखो एच आयन के लिए हम क्या निकालते हैं? पीएच। बेटा एच आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है? 1 × 10⁻⁻7। ओ एच आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है? 1 × 10⁻⁷। तो आप पीएच भी निकाल सकते हैं, ये वाटर के लिए। तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ एच आयन। तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁷। ठीक है, तो पीएच बराबर हो जाएगी किसके? माइनस, ये फार्मूले का है, इसका लॉगरिथम क्या निकलेगा? -7 निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो वाटर की पीएच है 7। बेटा वाटर की पीएच 7 है, वाटर की पीएच क्या 7 है। अच्छा, अब पीओएच निकालें, तो पीओएच बराबर है माइनस लॉग ऑफ ओएच आयन। पीओएच किसके बराबर हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁷।
-7, तो पीओएच किसके बराबर हो जाएगा बेटा? पावर क्या है? -7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो पीओएच क्या हो गया? 7। तो वाटर की पीओएच भी कितनी है? तो इसका मतलब ये होगा पी के डब्ल्यू बराबर होगा किसके? बेटा पी के डब्ल्यू किसके बराबर होगा? पीएच प्लस पीओएच के। पी के डब्ल्यू के लिए 14 है, पीएच 7 है, पीओएच भी क्या है? 7 है। बेटा पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 आई ना, और पीएच की वैल्यू क्या है? 7 है, पीओएच की क्या है? 7 है। तो इसका मतलब है 7 + 7 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और ये क्या है? पी के डब्ल्यू है बेटा, पी के डब्ल्यू है, ठीक है, आयोनिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर। तो ये चीजें थी इसके अंदर। एक तो स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड था, अच्छा दूसरा पीके के बारे में बताना था। बाकी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि एसिड बेस की कोई थ्योरीज है नहीं वैसी इसके अंदर। वैसे तो एसिड बेस की थ्योरीज हैं कि इस एक अरेन्स की थ्योरी है। अरेन्स की थ्योरी कहती है एसिड जो था वो एच खारिज करता है, और जो बेस है वो एच खारिज करता है। बेटा अरेन्स की थ्योरी के मुताबिक अरेन्स थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड डोनेट एच आइन एंड बेस डोनेट ओ एच आइन। बेटा एसिड जो है एच आइन डोनेट करता है, और बेस क्या डोनेट करती है? ओ एच आइन इन एक्वस सॉल्यूशन। किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड एच आइन डोनेट करता है, बेस ओ एच आइन खारिज करेगी। देखो ये एसिड है, और वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो एच आइन खारिज करेगा ये। और NaOH बेस है, वाटर के अंदर OH आयन खारिज करेगी। तो अरेंज के मुताबिक जो एच आयन खारिज करता है वो एसिड, जो OH आयन खारिज करता है वो बेस। और स्ट्रेंथ इनकी जो है वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर ज्यादा है तो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस होगा, और वीक एसिड वीक बेसिस का जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है वो कम होता है, ठीक है। अब आते हैं ब्रांस्टेड का कंसेप्ट। ब्रांस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बेटा ब्रांस्टेड का कंसेप्ट एसिड एंड बेस के बारे में, ये कहते हैं एसिड इज प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन कहते हैं हाइड्रोजन आयन को। प्रोटॉन बेटा हाइड्रोजन आयन को कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन। जब हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। तो बेटा हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन बोलते हैं। तो एसिड क्या है? प्रोटॉन डोनर। एंड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। जो बेस है इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, बेस क्या करती है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अब देखो
HCl प्लस वाटर, तो वाटर बेस हो जाएगा यहाँ पे और ये एसिड हो जाएगा। क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करेगा किसको, वाटर को, बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन क्या होगा, एसिड होगा। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड है किसका, बेस का, जो वाटर बेस उसका ये कॉन्जुगेट एसिड है। बेस ने वाटर को एक्सेप्ट करके एसिड बना दिया, कॉन्जुगेट एसिड H2। और ये एसिड है, ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा क्लोराइड आयन। कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, अमोनिया, वाटर प्लस अमोनिया, तो वाटर एसिड हो जाएगा। जब अमोनिया के अंदर वाटर ऐड करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, एसिड। और ये क्या है, बेस है। तो इसका मतलब वाटर की ड्यूअल प्रॉपर्टीज है। वाटर एम्फोटेरिक नेचर का है, एसिड भी है और बेस भी है। तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा किसको, अमोनिया को। अमोनिया ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, अमोनियम आयन बन जाएगा। बेटा देखो, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, एसिड है, ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा और बेस क्या करेगी, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, अमोनियम आयन बनेगी और बन जाएगा कंजुगेट एसिड। अच्छा, दूसरा क्या बनेगा इसके अंदर, बचेगा OH एंड, जिसको हम कहेंगे कंजुगेट बेस। तो वाटर की एम्फोटेरिक नेचर है। एसिड भी है और बेस भी है, ठीक है। तो ये टॉपिक एक्चुअली था नहीं, मगर ये फिर भी इसके अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। और कल फिर हम दूसरा टॉपिक पढ़ लेंगे आगे, जो है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ लेंगे या कॉमन इनपुट। बाकी 2-3 टॉपिक इसके रहते हैं।